नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 विषय गणित का अध्याय 11। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 11 बीजगणित से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करें यह सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। प्रश्न पहला है, ऐसी राशियां जिनका मान हमेशा बदलता रहता है क्या कहलाती है। तो ऐसी राशियां जिनका मान हमेशा बदलता रहता है उन्हें हम कहते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर यानी वेरिएबल। ओके, इनका मान हमेशा बदलता रहता है और चर राशि को हम इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं यानी लेटर्स हैं ए से लगा करके जेड तक इनके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, है ना। ए बी सी डी लगा करके एक्स वाई जेड तक इन्हें हम अक्षर संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्रमांक 2। अक्षर एल के लिए तिलियों के प्रतिरूप को चर बी लेकर लिखिए। देखिए, एक एल हम जो बनाते हैं तो इसमें 2 तिलियों की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। कितनी तिलियों की आवश्यकता होती है? 2 तिलियों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर चर जो है बी का बोला है ना। हम चर दूसरा भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर बोला है चर बी लेना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 गुणा बी, ठीक है ना। यानी एक जो है एल बनाने के लिए 2 तिलियों की आवश्यकता होती है। तो एल के लिए अब कितने एल हो सकते हैं? यानी बी एल हुए तो 2 बी, है ना। 2 में हम बी का गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 2 बी, ठीक है ना। यानी ई जो है आपका हो गया प्रतिरूप कि जितनी एल की आकृति आपको बनानी है उसमें हम क्या करेंगे 2 गुणा कर देंगे तो क्या होगा, तीलियों की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी कि हमें कितनी तीलियों की आवश्यकता होती है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3। एक पेटी में 20 सेब हैं। आप पेटियों की संख्या के पदों में सेबों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे। अब पेटियों की संख्या के लिए पी का प्रयोग करना है। अब देखिए कि एक पेटी में 20 सेब हैं, है ना। कितने सेब हैं? तो पी पेटियां हैं, है ना। तो उसके अंदर कितने सेब होंगे? तो हम क्या करेंगे, पी में 20 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 20 पी, यानी हो जाएगी आपकी सेबों की कुल संख्या 20 पी, ठीक है ना। जो चर राशि होती है यह हमेशा संख्यात्मक मान के बाद लिखी जाती है, यानी जो अचर राशि होती है ना, अचर राशि के बाद में लिखी जाती है। तो ये लिखेंगे हम 20 पी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4 है, क्या 4 गुणा 3 धन 5 एक बीजीय व्यंजक है या संख्यात्मक व्यंजक है ना। तो देखिए 4 गुणा 3 धन 5 यह एक जो है संख्यात्मक व्यंजक है। कौन सा व्यंजक है? ये संख्यात्मक व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है कोई भी चर राशि नहीं आई है। यदि चर राशि आ जाती तो ये हो जाता बीजीय व्यंजक, ठीक है ना। चर राशि नहीं है इसलिए ये कहलाएगा संख्यात्मक व्यंजक, क्योंकि इसके अंदर केवल संख्याएं हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। निम्न स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। पहला क्या है, y में 5 जोड़ना, ठीक है ना। अब इसके लिए जो है नीचे स्थान दिया गया है, हम यहाँ पर कर लेते हैं। पहला है आपका कि y में 5 जोड़ना, यानी इसका व्यंजक हो जाएगा y धन 5, है ना। क्या हो जाएगा? y धन 5, ठीक है ना। ये आपका हो गया है अब वाला क्या है, x में से 7 घटाना, तो इसका क्या हो जाएगा x माइनस 7, है ना। x में से आपको 7 घटाना है तो क्या हो जाएगा x माइनस 7, ये आपका व्यंजक हो जाएगा ये ब का, ठीक है ना। और अ का क्या हुआ था कि y में 5 जोड़ना, तो इसका हो जाएगा y धन 5, ठीक है ना। ये कहलाता है आपका व्यंजक। अगला प्रश्न है, निम्न स्थिति के लिए व्यंजक दीजिए। y को 5 से गुणा करके परिणाम को 16 में से घटाना।
है ना। y को 5 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 5y, और इसके परिणाम को 16 में से घटाना है, यानी जिसमें से घटाना है वह संख्या पहले लिखेंगे, ये 16 में से घटाना है, ठीक है ना। किसको, y को 5 से गुणा करेंगे, यानी इस प्रकार से हम लिख लेते हैं y गुणा 5, ठीक है। और अगली स्टेप हो जाएगी 16 माइनस 5y, ये आपका हो जाएगा व्यंजक, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7, समीकरण के सम्मुख कोष्टक में दिए मानों में से समीकरण का हल चुनिए। यहाँ आपको दिया गया है समीकरण 5m बराबर 50, ठीक है ना। यह समीकरण है, इसमें m का मान 10 है या 12 है, यह आपको चुनना है। तो देखिए समीकरण में दो पक्ष होते हैं, कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। यह पक्ष कहलाता है बायां पक्ष और यह कहलाएगा दायां पक्ष, है ना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इसे बोलते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड, ठीक है ना। ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। समीकरण में दोनों पक्ष हमेशा बराबर रहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। हल कैसा करेंगे, देखिए यहाँ आपको दिया है m बराबर 10, तो यहाँ 5m है, इसका अर्थ है कि 5 गुणा m, तो m की वैल्यू कितनी 10 है, तो इसके स्थान पर हम लिख देते हैं 10, है ना, बराबर आपका जो राइट हैंड साइड है वैसे वैसे आ जाएगा। अब 10 में 5 गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 50, ठीक है ना। अब दोनों पक्ष बराबर हैं, है ना, इसलिए m का मान 10 होगा, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है बोला गया है कि समीकरण का हल क्या होगा, तो समीकरण हल होगा m बराबर 10, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि दोनों पक्ष बराबर नहीं हैं तो वह उसका मान नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से चर एवं अचर राशियां छांटकर लिखिए। यहाँ पर आपको दिया गया है व्यंजक 5 x धन 3, इसके अंदर चर राशि क्या है x है और अचर राशि है 5 और 3। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि y ऋण 9 यानी y माइनस 9, इसमें चर राशि आपकी हो जाएगी y, ठीक है, और अचर राशि क्या हो जाएगी -9, ठीक है। इसी प्रकार से 7z + 3, इसके अंतर्गत चर राशि हो जाएगी z और अचर राशि हो जाएगी 7 और 3, ठीक है ना। ये कहलाती है अचर राशियाँ, क्योंकि अचर राशियों का मान कभी भी बदलता नहीं है, इनका मान हमेशा स्थिर होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 का अ, निम्नलिखित सारणी की प्रविष्टियों को पूरा कीजिए। हम देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिया गया है एक समीकरण और यहाँ पर दिया गया है चर का मान। अब ये देखना है कि समीकरण का हल है या नहीं है। उसके लिए वही क्या करना पड़ेगा कि यदि चर राशि का मान रखने पर, है ना, राइट हैंड साइड का मान आ जाता है तो समीकरण का हल है, अन्यथा नहीं है। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि देखिए x धन 10 बराबर 30 है। अब x की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 10 दी गई है, तो अगर x के स्थान पर हम 10 लिख देते हैं तो देखिए 10 और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, जो 30 के बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण हल नहीं आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। अगला है x बराबर 30। अब यहाँ पर x धन 10 है, x की वैल्यू हमने रखी क्या 30, ठीक है ना, और 10 ये जोड़ दिया हमने, तो 30 और 10 कितना होता है 40, जबकि राइट हैंड साइड में कितना है 30 है, यानी 40 और 30 बराबर नहीं है, इसलिए यह समीकरण का हल नहीं होगा, यहाँ जाएगा नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं p-3 बराबर 7। यहाँ p का मान आपको दिया गया है कितना 5, और यहाँ p की जगह हम रखेंगे इसका मान 5। अब 5 में से 3 घटाते हैं तो कितना आता है 2, है ना, जबकि राइट हैंड साइड में कितना है 7 है, इसलिए यह इसका मान नहीं होगा, समीकरण का हल नहीं होगा, तो यहाँ पर हम ले लेंगे नहीं, ठीक है।
आगे चलते हैं, p बराबर 4 है ना, यहाँ दिया है p माइनस 3 इक्वल टू 7। अब p का मान कितना है, यहाँ p है, हमने यहाँ लिखा 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, यानी 4 में से 3 घटाएंगे 1 आता है, जबकि यहाँ पर दिया गया है 7, यानी यह भी समीकरण का हल नहीं है, हमने लिखा नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, p का मान कितना दिया है 10। अब यह p है, इसके स्थान पर हमने लिखा 10, 10 में से 3 माइनस कर दिया, कितना हो जाएगा 7, यहाँ 7 आ रहा है, इसलिए यह समीकरण का हल है, यहाँ आ जाएगा हाँ। ठीक है, आगे चलते हैं, y बराबर कितना दिया है 6। अब यहाँ 3y है, 3y का मतलब होता है 3 गुणित y है ना, और y का मान कितना है 6 है। अब 3 में हमने 6 का गुणा किया, कितना जाएगा 6 3 18, जबकि यहाँ 21 है, इसलिए यह भी समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, y बराबर 8। अब यहाँ 3y दिया हुआ है, तो 3y मतलब 3 गुणित y का मान 8 है, हमने गुणा किया 8 में, 8 या 24, जबकि यहाँ दिया 21 है। अब 21 जो है 24 के बराबर नहीं होता है, इसलिए y बराबर 8 समीकरण का हल नहीं होगा, हमने यहाँ लिख दिया नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ दिया है y बराबर 7 है ना, यहाँ दिया है 3y, 3y मतलब होता है 3 गुणित y का मान कितना है 7 है, 7 में 3 का गुणा करते हैं, कितना आता है 21, राइट हैंड साइड भी आपको 21 दिया हुआ है, इसलिए यह समीकरण का हल है, मतलब यहाँ आ जाएगा हाँ। ठीक है ना, आगे चलते हैं, z बराबर 30। अब यहाँ 5 z है, यानी 5 गुणा z। अब z का मान कितना है 6, ये हमने लिखा 6, तो 5 छका 30, जबकि यहाँ लिखा 20, यानी 30 20 के बराबर नहीं होता है, इसलिए यह समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे देखते हैं कि z बराबर कितना है 7 है, यहाँ लिखा कितना 5 z, यानी 5 गुणित z का मान है 7, तो कितना हो जाएगा 5 सते 35, जबकि यहाँ कितना दिया है 20, 35 20 के बराबर नहीं होता है, इसलिए यह समीकरण का हल नहीं होगा, यहाँ आ जाएगा नहीं। ठीक है ना, आगे चलते हैं, z बराबर 4, यानी यह 5 z है, तो 5 गुणित z का मान हम लिखा 4, तो हो जाता है 5 चौक 20, यहाँ 20 आ रहा है, यानी दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः z बराबर 4 समीकरण का हल होगा, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे हाँ। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न क्रमांक 9b है ना, दिए गए वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, है ना। परिमाप का अर्थ क्या होता है, परिमाप का दूसरा नाम है परिमिति, और परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं हम पेरीमीटर। तो देखिए, परिमाप का अर्थ होता है कोई भी सी आकृति हो, उसकी सभी भुजाओं की लंबाई को योग, जैसे ये भुजा हो गई, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इन चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग परिमाप कहलाता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा वर्ग की भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसकी जो वर्ग है ना, इसकी जो भुजा की लंबाई कितनी है l, है ना, कितनी है ये l, आप देख रहे हैं यहाँ पर l है, यहाँ पर l, यहाँ पर भी l, और ये भी l है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिख देंगे 4 भुजा है, तो हमने लिखा l प्लस l है ना, प्लस l प्लस l। अब l 4 बार आया है, तो यह क्या हो जाएगा 4l, यानी 4l जो है इसका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। यानी कोई भी वर्ग है तो उसकी चारों भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ देंगे, तो जो योगफल आएगा वह उस वर्ग का परिमाप होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 10 नीचे दी गई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर ही समीकरण x धन 10 बराबर 14 का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर है ये आपका समीकरण आपको दिया है x धन 10, और x की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 1, तो 1 से स्थान हमने क्या लिखा 1 लिखा, तो 10 और 1 11 हो गया। इसी प्रकार से
एक्स के स्थान में हम क्या लिखेंगे 2, 2 धन 10 कितना हो जाएगा 10 और 2 12, तो यहाँ पर आएगा 12 है ना। इसी प्रकार से हमने एक्स के स्थान पर लिखा 3 और इसमें जोड़ेंगे 10, तो 3 और 10 कितने होते हैं 13 है ना। इसी प्रकार आगे हम बढ़ते हुए चले जाएंगे। एक्स का मान रखा हमने 4, तो 4 और 10 हो जाते हैं 14, यहाँ 4 और 10 कितना हो गया 14। इसी प्रकार से 5 और 10 हो जाएगा 15, 6 और 10 कितने होते हैं 16, 8 इसी प्रकार से 8 और 10 कितने हो जाएंगे 18, 9 और 10 हो जाएंगे 19 और 10 और 10 हो जाएंगे 20। कैसे देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, एक हम समझ लेते हैं उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। ये एक्स धन 10 ठीक है ना। अब ये एक्स की वैल्यू दी गई है, तो जैसे हमने मान लिया 2 लिया है, तो जहाँ एक्स लिखा ना हमने लिख दिया 2 धन 10 कितना हो गया 10 और 2 12 हो गया ना। इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं, तो एक्स धन 10 ठीक है। अब कोई से वैल्यू आप ले लीजिएगा, 3 लिया चलो हमने, तो एक्स के स्थान पर इसकी वैल्यू कितनी है 3 लिखे हमने, तो 3 धन 10 तो बराबर कितना हो जाएगा 13 ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं, तो एक्स धन 10 अब कोई से भी आप ले लीजिएगा, हमने जैसे मान लिया 9 लिया है, तो एक्स का मान रखा हमने 9 धन 10, तो 9 और 10 कितना होता है 19 ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे हम और ले सकते हैं, एक्स धन 10 में एक्स की वैल्यू हमने क्या लिखी 10 लिखी, तो 10 धन 10 बराबर हो जाएगा 20 ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक्स धन 10 का हमने मान ज्ञात कर लिया है। दिए गए आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको एक आयत दिया गया है और इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप माने इस आकृति की यहाँ आयत है, तो आयत की सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग। ये भुजा इसमें हो गई है BC, तीसरी भुजा CD और चौथी DA या AD ठीक है ना। तो यहाँ पर आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा इसकी चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग। भुजा हमने लिखी है AB धन BC धन CD धन DA या AD। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लंबाई है वह कितनी है L है, और चौड़ाई कितनी दी आपको B दी गई है ना। यानी AB की लंबाई है कितनी L धन BC B CD की L आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमने लिखा L और DA की क्या हो गई B। अब इसे क्या करते हैं कि यहाँ पर जो समान पद है ना इनको जोड़ लेंगे, समान राशि जोड़ लेंगे। L और L कितना हो जाएगा 2L धन B और B कितना हो जाएगा 2B। हम देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या है 2 है, हमने इसको निकाला बाहर। अब जो राशियाँ बची हैं उनको ले देंगे कोष्ठक के अंदर, यानी L धन B ठीक है। तो ये हो गया आपका आयत का परिमाप। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है और आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो ऐसे हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। और 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सभी विषयों के सभी कक्षाओं के जो है हल नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से आप जो है उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए